नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का पूर्वांचल आईएएस के इस ऑनलाइन शिक्षा मंच पर। ऑनलाइन शिक्षा मंच पूर्वांचल आईएएस का अब आपको मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जुड़े विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु हाजिर है। पूर्वांचल आईएएस के तत्वाधान में एमपीपीसीएस पाठशाला कार्यक्रम की स्कीम की शुरुआत हो गई है, जहां हम एमपीपीसीएस के न्यू सिलेबस यानी कि नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित सभी विषयों का वीडियो हम विश्लेषणात्मक तौर पर जारी करने वाले हैं। एमपीपीसीएस के विद्यार्थीगण अब एमपीपीसीएस के सभी विषयों का सिलेबस में निर्धारित सभी विषयों का वीडियो प्राप्त कर सकेंगे। पूर्वांचल आईएएस ऑनलाइन तौर पर इसे जारी कर रहा है। पूर्वांचल आईएएस की अगर बात की जाए तो यह सस्टेनेबल एजुकेशन की तर्ज पर स्थापित किया गया संस्थान है, जिसे स्वयं डॉक्टर रवि पी अग्ररी ने गोरखपुर में स्थापित किया है। डॉक्टर रवि पी अग्ररी की अगर बात की जाए तो यह स्वयं इस दिशा में अच्छा खासा लंबा अनुभव रखते हैं और यह इस दिशा के जाने माने शिक्षक भी हैं। पूर्वांचल आईएएस का सस्टेनेबल एजुकेशन की तर्ज पर स्थापित होना इस बात का द्योतक है कि हम उन विद्यार्थियों के प्रति अधिक सजग, अधिक प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं जो समाज के निम्न तबके से आ रहे हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खासा अच्छी नहीं है। खास करके मैं जोर देके कहना चाहूंगी कि वे महिला विद्यार्थी जो अपनी सुरक्षा आदि की भावनाओं को ध्यान में रख करके बड़े शहरों में जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाने में सक्षम नहीं हैं, वह सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल आईएएस स्थापित हुआ है और वह इसी के तहत गुणात्मक और बेहतरीन अध्ययन सामग्री देने हेतु प्रतिबद्ध है। कमिटमेंट हमारा यही रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैं अब आपको रूबरू करा दूं मेरा नाम काजल है और मैं एमपीपीसीएस के जिस विषय और जिस मुख्य कंटेंट की बात आपके साथ करूंगी, जिसकी चर्चा होगी और जिस विषय का वीडियो बनाया जाएगा मेरे द्वारा, वह होगा आपका एमपीपीसीएस का जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 क्या है, किन विषयों का समावेशन करता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इसके अध्ययन में किन सामग्रियों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, एमपीपीसीएस का जीएस पेपर 4 किस प्रकार से आपको डील करना है, इन तमाम बातों पर मेरी चर्चा आपसे आगे आने वाले स्लाइड्स में होगी। तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं और समझते हैं सर्वप्रथम एमपीपीसीएस के परीक्षा के संपूर्ण ढांचे को। इसके पूरे एक सिनेरियो को देख लेते हैं कि एमपीपीसीएस सिलेबस और इसका परीक्षा का पैटर्न आखिर है कैसा। इसकी रूपरेखा को समझते हैं। तो जैसा कि विद्यार्थीगण आप सभी इस बात से तो चित्त परिचित ही हैं कि सिविल सेवा की परीक्षाएं 3 चरण में पूर्ण की जाती हैं। प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और अंतिम चयन जो आपका होता है वो साक्षात्कार का होता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की रूपरेखा आप देख पा रहे होंगे आपके अपने स्क्रीन पर। प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताई जा रही है। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत एमपीपीसीएस में मध्य प्रदेश सेवा आयोग में जो प्रश्न पत्रों की संख्या है वह 2 है। पहला है सामान्य अध्ययन और दूसरा है सामान्य अभिक्षमता परीक्षा यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 प्रश्न पत्रों से जूझना होगा। 2 प्रश्न पत्र के लिए आपको तैयारी उस हिसाब से करनी होगी। प्रश्न पत्र 1 की अगर बात करें तो यह सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर है, जहां प्रश्नों की संख्या यानी कि जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसमें प्रश्नों की संख्या का समावेशन 100 होगा, यानी कि 100 प्रश्न आपसे सामान्य अध्ययन में पूछे जाएंगे। इसकी जो समय अवधि होगी, समय की अवधि यानी कि जो पूरा समय सीमा आपको जो निर्धारित की जाएगी वह 2 घंटे के लिए है। ध्यान से रखिएगा इन सारी बातों को अपने मस्तिष्क में, क्योंकि परीक्षा को डील करने से पहले, परीक्षा की तैयारी करने से पहले परीक्षा की रूपरेखा के संदर्भ में संपूर्णता से जान लेना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये तैयारी करने की शैशव अवस्था है जहां आपको किसी भी परीक्षा के रूपरेखा से, उसके पैटर्न से
संपूर्णता से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, प्रश्नों की संख्या 100, समयावधि 2 घंटे, पूर्णांक जो होगा वो 200, यानी कि टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो इस प्रश्न पत्र के लिए होगा वह है 200। और इसकी जो प्रकृति है, जो इसका नेचर है, वह स्कोरिंग होगा, यानी कि अच्छा खासा ध्यान आपको सामान्य अध्ययन में लगाना होगा। आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, इसी लिहाज से आपका जो स्कोर है वो बेहतर हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो स्कोरिंग है। इन तमाम बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखिएगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आपको कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है। द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर बढ़ें तो यह है सामान्य अभिक्षमता की परीक्षा वाला प्रश्न पत्र, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां प्रश्नों की संख्या वही 100 रहेगी। इसमें भी आपको समयावधि 2 घंटे की दी जाएगी और पूर्णांक यानी जो मैक्सिमम मार्क्स आपको इस प्रश्न पत्र के लिए होंगे वो 200 होगा। लेकिन इसकी जो प्रकृति होगी वो जस्ट क्वालिफाइंग होगी, यानी कि आपको इस पेपर में मात्र क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जो कि स्कोरिंग है, उसमें आपका जो तैयारी है, आपका जो फोकस है वो अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होना होगा। ठीक है, चलिए तो प्रारंभिक परीक्षा की ये रूपरेखा को समझने के उपरांत चलिए आगे देखते हैं मुख्य परीक्षा। जी हाँ, अब मुख्य परीक्षा आपका द्वितीय चरण है। प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत आपको मुख्य परीक्षा से जूझना होगा। और मुख्य परीक्षा एक बहुत ही गहन आकलन करने वाला परीक्षा है, जहाँ पर विद्यार्थियों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी विचारधारा, अपना परसेप्शन कॉपी में उतारना होता है। उस तरीके की तैयारी मेंस एग्जामिनेशन खोजती है, उस तरीके की तैयारी का एक मांग कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन द्वारा रखा जाता है। तो चलिए आइए, एक विश्लेषणात्मक उत्तर देने की दिशा में मुख्य परीक्षा के तहत आपको तैयारी करनी होती है, जहां आपको प्रारंभिक परीक्षा जो है वह बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने रखता है, जहां आपको मात्र एक सही उत्तर का चयन करना होता है। लेकिन मुख्य परीक्षा आपको विश्लेषणात्मक और शब्दों के साथ, शब्दों के बंधन में बांधकर आपको वहां उत्तर देने की मांग करता है। ठीक है, तो चलिए आइए मुख्य परीक्षा की रूपरेखा को भी हम आसानी से समझ लेते हैं। प्रश्न पत्र की संख्या जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वह 6 है, टोटल 6। जो कुल प्रश्न पत्र हैं वह 6 हैं, 6 पेपर्स हैं। इसमें मुख्य परीक्षा में 6 पेपर हैं, पेपरों की संख्या जो है वह 6 है। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्न पत्रों को हम देखते हैं, चर्चा करते हैं, इनकी संपूर्ण विधि को हम समझते हैं। तो प्रश्न पत्र संख्या 1 जो सामान्य अध्ययन 1 के तहत जानी जाती है, जिसमें इतिहास और भूगोल जैसे विषयों का समावेशन किया गया है। इसकी जो समयावधि है वह 3 घंटे की है और पूर्णांक यानी कि 300 नंबर के साथ आपको यह प्रश्न पत्र का उत्तर इसमें आपको देना है, यानी कि 300 अंकों का यह प्रश्न पत्र रहेगा। एक अच्छा खासा वेटेज रख रहा है, यह 300 अंक है और 3 घंटे के लिए आपको यह दिया गया है। और इसमें जो समाहित विषय हैं वो इतिहास और भूगोल है। दोनों ही विषय अपने आप में बहुत रुचिकर हैं, गहन हैं, इंटरेस्टिंग है और सामान्य अध्ययन के तहत कई मुद्दों और मसलों पर ये दोनों विषय बात करते हैं। इसीलिए इन दोनों विषयों में अच्छा होना आपके लिए अच्छी बात रहेगी। तो चलिए द्वितीय प्रश्न पत्र देखते हैं। जब हम इसे एकांगी रूप से समझेंगे, जब हम इसे एकल रूप में एक्सक्लूसिवली समझेंगे, तो हम इतिहास से संबंधित तमाम अवधारणाओं, तमाम कंसेप्ट्स की हम बात करेंगे अपने अलग वीडियो में। जब इसकी शुरुआत होगी, इतिहास विषय के वीडियो की जब बात की जाएगी, जब वो वीडियो आपके सामने रखा जाएगा, आपको दिया जाएगा, वो मुहैया कराया जाएगा, तो उसमें आप समझेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ना है, कैसे उसके उत्तरों के साथ आपको डील करना है, कैसे प्रश्नों से जूझना है। तमाम बातों पर यहाँ पर ये आगे उसमें चर्चा की जाएगी। अब प्रथम प्रश्न पत्र के उपरांत आइए द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें सामान्य अध्ययन द्वितीय के साथ इसको समाहित किया गया है। और इसमें समाहित किए जाने वाले जो विषय हैं वह है राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक मुद्दे। ये 3 महत्वपूर्ण विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या द्वितीय के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। इसकी समयावधि देख लेते हैं दोस्तों। समयावधि 3 घंटे की है
और जो पूर्ण अंक है यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स आपको इस प्रश्न पत्र के लिए मिलेगा वह है 300। एक बात मैं थोड़ा बताना यहाँ पर रह गया है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो आपको भाषा का चयन करना है वह हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक। यह आपकी सुलभता और यह आपकी कंफर्टेबिलिटी पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है कि आप किस भाषा में ज़्यादा पारंगत है, ज़्यादा बेहतर हैं, और उत्तर का विन्यास आप किस भाषा में बेहतरीन रूप से कर पाने में सक्षम हैं, आप उसी भाषा का चयन करिए। ठीक है, आप हिंदी का करें, अंग्रेजी का करें, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। दोनों ही आपको ऑप्शन में विद्यमान है, हिंदी प्लस अंग्रेजी। हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आप हिंदी के साथ जाइए, और अंग्रेजी में अगर आप उत्तरों को डील कर पाने में अपना एक सहज और महसूस करते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आप अंग्रेजी ले लें। यह संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा या चॉइस पर निर्भर करती है। और मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आप जिस भी भाषा का चयन करें उसमें आपको अच्छा होना, फ्लॉलेस होना, त्रुटि रहित होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी भाषा का चयन करें, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, उसमें वर्तनी अशुद्धियां आप न के बराबर नहीं, न ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि अशुद्धियों की जगह इस स्तर की परीक्षाओं में होती नहीं है। अगर आप अशुद्धियां करते हैं, शाब्दिक अशुद्धियां, वर्तनी अशुद्धियां अगर आप करते हैं, तो आपका उत्तर वहाँ पर जो उत्तर की जो गुणवत्ता है वह क्षीण तो अवश्य हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो इम्प्रेशन है आपका एग्जामिनर को लेकर के, परीक्षक के मन मस्तिष्क पर एक खराब असर डालेगा। ठीक है, वो ठीक नहीं है। यानी कि भाषा का चयन आपकी सही कैपेबिलिटी को, सही क्षमता को दर्शाने वाला होना चाहिए, आपकी सही क्षमता को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी बेहतरीन रूप से आनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी भी आपको बेहतरीन रूप से आनी चाहिए। आप हिंदी इसलिए ना लें क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, और मेरे बोले गए इस वाक्य में बहुत बड़ा अर्थ है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। यह सामान्य अध्ययन तृतीय के तहत इसको बोला गया है। यह सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 है, और इसमें समाहित जो विषय है वह है विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। या 3 घंटे की अवधि के साथ आपको प्रश्न पत्र के साथ यहाँ पर डील करना है, और 300 अंक आपको अगेन इसमें मिलेंगे। और फिर से मैं बता दूं, यह भी आपको 2 ऑप्शन प्रदान करता है, हिंदी या अंग्रेजी। भाषा का चयन मैं आप पर छोड़ती हूँ, आपके चॉइस पर ही यह पूर्ण रूप से आधारित है। आप स्वयं अपने आप का आकलन कर पाने में सक्षम होते हैं। हर विद्यार्थी जानता है कि उसकी क्या कमजोरियां हैं और उसकी क्या ताकत है, क्या क्षमता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना जो चयन है वो कर सकते हैं। चौथा प्रश्न पत्र जो मैं आपके समक्ष इसके संपूर्ण विश्लेषण के लिए जिम्मेदार हूं, मैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 4 के तहत मैं सभी विषय के सभी सिलेबस के सभी विषयों को आपके साथ मैं साझा करूंगी। इसकी वीडियो जो जारी होगी उसका जो विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक जो इसका पूरा रूपरेखा जो तैयार किया जाएगा वो मेरे ही द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये मेरा कह सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, 4th पेपर, जो कि आपका समाहित किया जाने वाला विषय है मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन। ठीक है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन 3 विषयों को यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 4 के अंतर्गत रखा गया है। इसकी जो अवधि है वो 3 घंटे की है, और इसका जो अंक है वो मात्र 200 का है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, चौथा प्रश्न पत्र आपको 200 अंकों के साथ मिलेगा, और इसकी भी भाषा 2 है। यानी इसकी भाषा नहीं, मतलब जो भाषा आप चयन करेंगे वह 2 आपको ऑप्शन में मिलेगा। या तो आप हिंदी ले सकते हैं या आप अंग्रेजी का चयन कर सकते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने योग्य है, थोड़ा ध्यान से उस बात को आप समझिएगा। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पत्र है, पेपर है, जिसमें 3 विषयों को समाहित कर दिया गया है, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन। देखिए दो, लेकिन मनोविज्ञान भी अपने आप में एक गहन विषय है, दर्शन शास्त्र भी अपने आप में एक गहन विषय है, और लोक प्रशासन भी अपने आप में ही एक अच्छा खासा गहन विषय है। तो क्या यह संभव है
कि हम इन 3 गहन परिपूर्ण विषयों को मात्र एक प्रश्न पत्र में समाहित करके उसे उस नजरिए से पढ़ लें? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 4 एथिक्स का पेपर है, यानी कि नीति शास्त्र का पेपर है। एकदम कंफ्यूजन मत, संशय कुछ मत रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नीति शास्त्र का पेपर है, एथिक्स का। एथिक्स को ना लिख करके यहाँ पर मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन लिखा गया है। इसे लिखने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि कुछ भाग मनोविज्ञान से लिए गए हैं, नीति शास्त्र के कुछ भाग मनोविज्ञान से लिए गए हैं। मैं एक छोटा छोटा एग्जाम्पल भी देकर के आपको बताऊंगी। मनोविज्ञान, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जब भावनात्मक संवेगात्मक बुद्धि की जब चर्चा की जाती है, तो यह मनोविज्ञान का एक विषय माना जाता है। दर्शन शास्त्र, जब हम विचारकों का, समाज सुधारकों का, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं और उनके दर्शन से हम रूबरू हो रहे होते हैं, जब हम बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन जैसे महान दर्शनों की व्याख्या जब करते हैं, जब उनका हम अध्ययन करते हैं, तो यह दर्शन शास्त्र विषय से ही संबंधित है। वहीं अगर हम लोक प्रशासन देखें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, लोकपाल, लोकायुक्त जैसे संस्थाओं का अध्ययन करना हो, उनके संबंध में जानकारी जुटाना हो, तो ये तमाम मुद्दे लोक प्रशासन के मुद्दे कहे जाते हैं। इसीलिए इन तीनों विषयों से कुछ महत्वपूर्ण विषयों का समावेशन एक साथ करके नीति शास्त्र विषय का निर्माण एमपीपीसीएस ने किया है। मध्य प्रदेश सेवा आयोग ने इसे नीति शास्त्र न लिख करके मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन लिखा है, जो कि अपने आप में रुचिकर है, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो आप नीति शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं या नीति शास्त्र को जब आप समझेंगे, जानेंगे, तब आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। मनोविज्ञान के कुछ विषयों का समावेशन वहां पे है। आप उसे दर्शन शास्त्र, यानी कि वहां आप दर्शन जब पढ़ रहे होंगे किसी व्यक्ति विशेष का, किसी संस्थान का, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी देश का, किसी देश से के प्रमुख व्यक्ति का, तो वहां पे वो दर्शन शास्त्र विषय आपको याद आएगा। और लोक प्रशासन के मुद्दे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, जब हम लोकायुक्त, लोकपाल यानी कि भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, तो ये सीधे तौर पर लोक प्रशासन के ही मुद्दे माने जाते हैं, मसले माने जाते हैं। इसीलिए सामान्य तौर पर संशय को दूर हटाते हुए इस बात का खासा ख्याल रखिए कि यह जो प्रश्न पत्र संख्या 4 है, 4th पेपर जो आपका है जनरल स्टडीज का, वो आपका नीति शास्त्र का पेपर है। और एक बार फिर याद दिला दूं, यह प्रश्न पत्र आपको 3 घंटे की अवधि के साथ मिलेगा, प्राप्त होगा, और 200 अंकों के लिए आपको यह मिलेगा। और हिंदी और अंग्रेजी आपकी चॉइस होगी, आप किसी भी भाषा में इसके प्रश्नों का उत्तर देने में दे सकते हैं। ठीक है। प्रश्न पत्र संख्या 5वें में अगर हम देखें, 5th क्वेश्चन पेपर में अगर हम देखें, तो यह सामान्य अध्ययन पंचम यानी कि 5वें के तहत इसको रखा गया है। और इसमें समाहित होने वाले जो विषय हैं वो है सामान्य हिंदी और व्याकरण। यानी कि एमपीपीसीएस ने हिंदी को और हिंदी व्याकरण को संपूर्णता यानी कि टोटलिटी के साथ 5th पेपर में समाहित कर दिया है, उसे वहां पर डाल दिया गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देती हूँ ताकि मैं कुछ यहाँ पर आपको बता सकूं लिख के। तो यहाँ पर टोटलिटी के साथ 5th पेपर में सामान्य हिंदी और व्याकरण को समाहित एमपीपीसीएस ने कर दिया है। अवधि जो होगी प्रश्न पत्र की वह 3 घंटे की होगी। पेन ले लेती हूं मैं, 3 घंटे की होगी और 200 अंकों के लिए आपको यह प्रश्न पत्र मिलेगा। और यह जो भाषा इसमें होगी वह हिंदी की होगी, यानी कि आपको हिंदी भाषा में इसका उत्तर लिखना है। जाहिर है बचकाना है अगर मैं बोलूं अंग्रेजी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हिंदी का पेपर एक्सक्लूसिवली डाला गया है 5th पेपर में, तो जाहिराना है कि आपको हिंदी में ही उत्तर देना है। अब यहाँ पे हिंदी की महत्ता एमपीपीसीएस उजागर कर रहा है। यहाँ पर आपको जो हिंदी में उत्तर देना है, वहाँ पर आपकी जो हिंदी की गुणवत्ता होगी वो बेहतरीन होगी, सुबोध होगी, सरल होगी और ऐसी होगी कि आप जब उसको जो उस भाषा का जब आप प्रयोग कर रहे हो तो परीक्षक के दिल दिमाग तक वो जो बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो स्ट्राइक करे,
खटके। ठीक है, इसीलिए जब आप उत्तर लिखते हैं तो भाषा की गरिमा का ख्याल रखेंगे, भाषा की गुणवत्ता का ख्याल रखेंगे और भाषा में लयबद्धता और त्रुटि रहित विन्यास का ख्याल रखेंगे। यानी कि आपको इन बातों का ख्याल रखना है जब आप हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में जब आप उत्तर दे रहे हों। खास करके जब मैं हिंदी की बात यहाँ पर करूँ तो हिंदी में भी बेहतरीन अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। हिंदी अपने आप में ही एक बेहतरीन और कर्णप्रिय भाषा है। इसका व्याकरण भी आपको साथ साथ यहाँ पर पढ़ना होगा। व्याकरण का भी सिलेबस में समावेशन है, यानी कि हिंदी और हिंदी व्याकरण दोनों का ही समावेशन यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या 5वें में किया गया है। तो मैं बात कर रही थी हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा को लेकर के आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको हिंदी के जितने भी टेक्स्ट हैं आप पढ़ सकते हैं। अपने घर में आंसर लिखने का, उत्तर लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे आप जर्नल्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए। हिंदी के अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, उन्हें पढ़िए। पढ़ के आप समझिए, शब्द भंडार को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। वार्तालाप जब करते हो तो एक अच्छी पार्लियामेंट्री हिंदी में बात करें, आप पार्लियामेंट्री भाषा में आप बात करें। तो इस प्रकार से आपकी भाषा का जो विन्यास है, जो भाषा की जो लयबद्धता है, वो अच्छी होगी। और जब आप जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे आपकी जो त्रुटि है वह 0 तक आ जाएगी। यानी कि जो त्रुटियां होंगी, जो भाषाई अशुद्धि है, वो आप नहीं करेंगे। यानी कि जो आपकी वर्तनी अशुद्धि है वो आप नहीं करेंगे। और मैं कहूँगी कि आपको नहीं ही करना है। वर्तनी अशुद्धि का करना एक विद्यार्थी के मैच्योरिटी को वहाँ पर गिरा देता है। जब आप इस स्तर की परीक्षा को पास करने जा रहे हैं, उससे डील करने जा रहे हैं, वहाँ वर्तनी अशुद्धि जैसी इमेच्योर चीज का वहां पर कोई स्थान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न पत्र को अगर हम देखें तो यह छठा प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन 6। इसमें हिंदी में निबंध आपको मात्र लिखना है, हिंदी में निबंध फिर से। और आपको यह 2 घंटे के लिए इसकी अवधि होगी और आपको 100 अंकों का यह पेपर होगा जिसमें आपको हिंदी भाषा में उत्तर देना है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है वह हिंदी विषय में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये है आपका संपूर्ण रेखा, एक रूपरेखा। ठीक है, आउटलाइन पूरा आपका जो पैटर्न है मुख्य परीक्षा का आपका यही रहेगा। और मेरा जो इंटरेस्ट है और मेरी जो विषय रहेगा यहाँ पर, मेरे विषय का जो वीडियो आपको प्राप्त होने वाला है वह है सामान्य अध्ययन 4 यानी कि नीति शास्त्र का। तो चलिए मेंस परीक्षा की इस रूपरेखा को समझने के उपरांत आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम, अगर आपने मेंस परीक्षा को जब उत्तीर्ण कर लिया तो यहाँ पर आपको 175 अंकों का साक्षात्कार इसका सामना करना होगा, इंटरव्यू। यानी कि कुल अंक जो अंतिम चयन के लिए यहाँ पर निर्धारित है वह मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार दोनों को मिलाकर के 1575 अंक हैं। यानी कि 1575 अंक का आपका संपूर्ण अंक है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है आपका। और यहाँ पर आपको इसी में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, चयन आपका किया जाता है विभिन्न पदों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेंस परीक्षा और मुख्य परीक्षा ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं दोनों के अंकों से आपके चयन का मार्ग प्रशस्त होता है। साक्षात्कार जो कि आपका 175 अंकों का है, यहाँ आपको उससे रूबरू होना है। साक्षात्कार आपका होगा, आपका इंटरव्यू होगा, इसकी तैयारी भी आपको करनी होती है। आप कैसे इंटरव्यू दें, इन सब तमाम बातों पर चर्चा आपको बताई जाएगी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यानी कि 1575 अंकों में आपको MPPCS की परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। और मेरा जो विषय है, मेरा जो एरिया है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया अगर कहूँ मैं, तो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र GS पेपर 4 है। अब मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगी एक्सक्लूसिवली GS पेपर 4 के संदर्भ में। हालांकि मैंने छोटी सी बात आपको पहले भी GS पेपर 4 के संदर्भ में बताई है। GS पेपर 4 जहां MPPCS बात करता है 3 विषयों की। सबसे पहले मैं बता दूं मनोविज्ञान, उसके उपरांत दर्शन शास्त्र और अंतिम रूप से वह लोक प्रशासन। ये 3 विषयों के संदर्भ में नीति शास्त्र के पेपर को निर्धारित किया गया है। नीति शास्त्र के पेपर को
अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन अपने आप में ही एक गहन विषय है और इसका अध्ययन मात्र एक प्रश्न पत्र के अंतर्गत करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि मनोविज्ञान के कुछ विषयों को, कुछ भागों को, कुछ कंसेप्ट को, दर्शन शास्त्र के कुछ विषय या लोक प्रशासन के कुछ विषय को कोलैबोरेट करके, समाहित करके, उसको इकट्ठा करके नीति शास्त्र विषय की रचना यहाँ पर की गई है। नीति शास्त्र विषय में अगर हम देखें तो मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन से संबंधित मुद्दे समाहित होते हैं। अगर जब हम इसका सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सक्लूसिवली जब हम इसका एकांगी रूप से जीएस पेपर 4 का सिलेबस देखेंगे तो हम पाएंगे कि कैसे मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन नीति शास्त्र विषय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, कैसे योगदान देते हैं वो अपने विषयों के साथ। मनोविज्ञान के कुछ विषय आपको नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ने हैं, दर्शन शास्त्र के कुछ विषय आपको नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ने हैं, वहीं कुछ विषय ऐसे भी हैं जो लोक प्रशासन से संबंधित है, माफ करिएगा, और अब वो आपको नीति शास्त्र में पढ़ने हैं। तो ऑल एंड ऑल ये आपका नीति शास्त्र का ही विषय है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय या डाउट आप ना रखें। ठीक है, तो चलिए आप आगे देखते हैं। तो संपूर्ण जो प्रश्न पत्र है कुल 5 इकाइयों में विभक्त होगा। जीएस पेपर 4 की यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ। जीएस पेपर 4 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 4 की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें आपका जो पेपर है संपूर्ण प्रश्न पत्र कुल 5 इकाइयों में विभक्त होगा, विभाजित होगा। 1 से 4 इकाई में अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों की जो संख्या है, जो किस प्रकार के प्रश्न, जो प्रश्नों का जो प्रकार है, जो कैसे उसका जो एक विन्यास है वो किस प्रकार से किया गया है, प्रश्न कैसे स्वरूप में आपके समक्ष उपस्थित होंगे, यहाँ पर हम वो चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रश्नों की प्रकृति, नेचर की अगर बात करें तो आपके समक्ष अति लघु प्रश्न आएंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 5 प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे जो वेरी शॉर्ट होंगे, यानी कि बहुत लघु होंगे, अति लघु प्रश्न होंगे, जिसमें आपको अधिकतम 10 शब्दों में, यानी कि 1 या 2 लाइन में आपको उसमें उत्तर दे देना है। ठीक है, यहाँ पे रिजिडनेस नहीं है विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखिएगा। अगर परीक्षा में यानी कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के सामने आपको शब्द सीमा और अंक दोनों ही निर्धारित होंगे, दोनों ही दिए जाएंगे। तो अगर 10 अंकों का आपसे माफ करिएगा 10 शब्दों में उत्तर देने के लिए अगर आपसे बोला गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रिजिडनेस है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन करके आपको उत्तर देना है। नहीं, आप 10 से 15 शब्दों में आप एक्सीड कर सकते हैं और 10 से 15 शब्दों में आप अपने उत्तर को बांध सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इसका भी ख्याल रखेंगे, इसका भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 15 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा 20-25 शब्दों में आप उसको 3-4 लाइनों में दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका इनडिसिप्लिन बिहेवियर नजर आएगा। क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन ही अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को परिलक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आपसे पूछा गया है 10 शब्दों में और आप दे रहे हैं उसका उत्तर 50 शब्दों में, तो ये आपका एक इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता वहां पर आप दिखा रहे हैं और एक गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट परीक्षक के मस्तिष्क पर जरूर पड़ता है। इसीलिए कुछ ज़्यादा रिजिड तो नहीं, लेकिन 10 पूछा है तो 10 से 15 तक आप अपने उत्तर को समेट सकते हैं। वहीं अगर दूसरे पैटर्न पे देखें तो लघु प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 पूछे जाएंगे और जिसमें आपको अधिकतम 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है, उत्तर को बाइंड अप करना है, ठीक है, रैप अप करना है। 50 शब्द भी रिजिड नहीं है अपने आप में ही, आपको गिनना नहीं है 1 2 3 4 50 तक और फिर आपको गिन करके उत्तर देना है, नहीं। अगर आप कंटेंट के जानकार हैं, विषय के अच्छे जानकार हैं, तो निश्चित तौर पर आप जितना पूछा गया है उतना आप दे सकते हैं। जब आप जानकारी से लबालब भरे हुए हैं, जब आपकी कंटेंट की समझ बेहतरीन है, जब आपने विषय को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ा है, आपकी तैयारी पुख्ता है, तो आप हर उस लहजे में, हर उस तरीके में और सही तरीके में उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। 10 शब्दों में भी आप बेहतरीन उत्तर दे सकेंगे, 50 शब्दों में भी, और जितना आगे पूछा उतना आप दे सकते हैं। यानी कि आपको जो लघु प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 होंगे संख्या में, अधिकतम जो शब्दों की सीमा 50 होगी। आप इसको रिजिड ना समझें, यानी कि
50 से 55 तक आप इसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो सकते हैं। 50 से 55 तक आप इसको बांध सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इसका ध्यान रखिएगा, आपको डिसिप्लिन होकर के उत्तर देना है। और इसका जो अंक होगा निर्धारित किया गया है वह है 5। ठीक है। और अगर हम दीर्घ प्रश्नों की बात करें, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे आपका, तो इसकी जो संख्या होगी 1 होगी और अधिकतम 200 शब्दों में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। यानी अच्छे खासे शब्दों में आपको निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्थान में आपको 200 शब्दों में आपको यह उत्तर बांधना है, समेटना है। और मुझे लगता है कि 200 शब्द अपने आप में ही एक अच्छे खासी शब्द सीमा होते हैं, जिसमें कोई भी विद्यार्थी अपने भावों को विश्लेषणात्मक ढंग से, अपने भावों को अच्छे से एनालिसिस कर सकता है। यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे बेहतरीन तरीके से कागज पर उतार सकता है, उसे अच्छे से उसका विन्यास कर पाने में वो सफल हो सकता है। ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है आप कंटेंट को जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ें। मेरी कोशिश भी यही रही है कि मैं जो वीडियो आपको मेरे ज़रिए जो मिलने वाला है MPPCS के इस GS पेपर 4 को लेकर के, वो गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। ठीक है। आप अपने स्तर को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएं, क्योंकि जब आप जिस स्तर पर आप पहुँचने वाले हैं वो अपने आप में ही बड़ी बात है, बड़ा ओहदा है, बड़ा पद है। तो आपकी जो व्यवहार, बात, विचार भी होना चाहिए और जो आपका तौर तरीका जो होना चाहिए वो भी बेहतरीन अच्छा होना चाहिए, उस स्तर का होना चाहिए। ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो दीर्घ प्रश्न आपको 1 पूछा जाएगा, अधिकतम 200 शब्दों में, 200 से 205 तक आप जा सकते हैं। कोई रिजिडनेस नहीं है, लेकिन उससे अधिक नहीं, इस बात का ध्यान रखें। फिर से कह रही हूँ, डिसिप्लिन वे में अगर आप आंसर करेंगे तो वो जो इम्पैक्ट है एग्जामिनर पर वो अच्छा पड़ेगा। और इसका जो अंक होगा वह होगा 20, यानी कि 20 अंकों के लिए 200 शब्दों में उत्तर देना यहाँ पर तय हुआ दीर्घ प्रश्न में। ठीक है। उसके बाद आपकी 5वीं इकाई जो आती है, अंतिम इकाई, वह है केस स्टडी, यानी कि परिस्थितियों के आधार पर आपको कुछ रियलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ सच्ची अवधारणाओं पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। केस स्टडी उसे कहा जाता है। और इसकी संख्या होगी 2 और अधिकतम 500 शब्दों में, यानी कि अच्छा खासा शब्द सीमा आपको मिल रहा है 500। इसे तो मैं नहीं कहूँगी कि 500 से 510 कर दें या 550 कर दें। 500 अपने आप में ही एक अच्छा 500, 505 आप कर सकते हैं। इतना आप करके उसको अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। केस स्टडी के संदर्भ में हम जब केस स्टडी आपके सामने जो वीडियो केस स्टडी से संबंधित आएगा तो तमाम चर्चा होगी उसकी रणनीति को लेकर के, स्ट्रैटेजी को लेकर के, कैसे अवधारणाओं के तहत आपको उसका उत्तर देना है, क्या कंसेप्ट का आपको पालन करना है। इन तमाम बातों का हम केस स्टडी में वीडियो में चर्चा यहाँ पर मैं करूंगी। ठीक है। तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अधिकतम शब्द सीमा 500 और अंक 20, और जो यहाँ पर अंक निर्धारित है वह है 20। यानी कि यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको आएंगे 5 और आपको 2 अंक के लिए। ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन है वो होगा 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो 5 अंकों के होंगे। और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 1 होगा और अंक कितने मिलेंगे आपको उसके लिए? 20। और केस स्टडी को लेकर के वहां पे 2 केस स्टडी जिसमें आपको 20 अंक पूछे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका आउटलाइन रहा सिलेबस के मार्किंग स्कीम का। मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, कितना निर्धारित किया गया है, शब्द सीमा तक निर्धारित की गई है। तो ये तमाम मैंने यहाँ पर बता दी। जब आपको इतना पता है कि कितने शब्दों में देना है, कितने अंकों के लिए उत्तर देना है, तब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इतना पता होना एक विद्यार्थी को कि मुझे इस शब्द सीमा के अंतर्गत उत्तर देना होगा, इतने अंक के लिए उत्तर देना होगा, तो वो आधा तैयार तो वो अपने आप से घर में है, वो हाफ रेडी है उत्तर देने के लिए। इसके लिए आपको संपूर्णता आप में बस कहाँ लानी है? अपने कंटेंट के गहन अध्ययन के तहत आपको टोटलिटी में काम करना है, संपूर्णता में काम करना है। समझ जो विकसित करनी है वो कंटेंट को लेकर के, विषय को लेकर के सिलसिलेवार ढंग से। ठीक है। यानी कि आपको सिलसिलेवार ढंग से सिलेबस के तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर, सभी कंटेंट पर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनानी है, ताकि कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरीके के प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका भी यही होता है कि अगर आप संबंधित विषय से
संबंधित विषय के पिछले प्रश्न पत्र आए हुए पिछले प्रश्न पत्र के क्वेश्चन पेपर को अगर आप आंकेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आप और अच्छा एक अंदाजा लगा पाएंगे। इसीलिए अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से भी अगर रूबरू होते हैं, उसका अगर आप अध्ययन करें, उसकी आप तैयारी करें, उसको लिख करके अपने घर में प्रैक्टिस करें और समझें कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा एक डिटेल्ड में आपको एक अच्छा गाइडेंस वहाँ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट को की समझ को उत्पन्न करना, कंटेंट के विषय में पूरी समझ, पूरी जानकारी देना मेरा काम है, लेकिन उस पर वर्क करना, मेहनत करना और उसको सही स्ट्रैटेजी के तहत सही दिशा में ले जा करके मेहनत करना आपका काम होगा, विद्यार्थी का काम होगा। तो इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरी हर बातों को आप गौर से ज़रा सुनिएगा। ठीक है, आप अपने एक उस दिशा में अपने आप को रखने जा रहे हैं जो समाज के प्रतिष्ठित वर्गों में आते हैं, समाज का प्रतिष्ठित पद है वो, तो उस हिसाब से आपका बिहेवियर भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो आपकी जो अपनी जो व्यक्तिगत रूपरेखा है, आपका जो एक आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी मनोवृत्ति है, वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप काम करें, अभी से काम करना शुरू करें। जितनी ईमानदारी आप अपने अध्ययन में बरतेंगे, आप सफलता के उतने ही करीब होते जाएंगे। अगर ईमानदारी में चूक हो जाती है तो सफलता से आप उतना ही स्टेप बाय स्टेप पीछे भी हटते जाते हैं। तो कंटेंट के संबंध में जानकारी को प्राप्त करने के लिए, गहन रूप से प्राप्त करने के लिए, अच्छी समझ प्राप्त करने के लिए और अच्छी पुख्ता तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी ईमानदारी पूर्वक करें, क्योंकि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किए गए कार्य पूरे मन से नहीं किए गए हैं। चूक 1 नंबर की हो या आधे नंबर की है, वो कसक आपने छोड़ी है कहीं ना कहीं, तभी आप असफल हुए हैं। ठीक है, असफलता का कोई एक्सक्यूज नहीं होता और सफलता अपने आप में ही बिना बोले सब कुछ कह जाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है आपका जीएस पेपर 4 का, और प्रश्न पत्र की रूपरेखा, प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 4 जो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के विषय के साथ समाहित है। इसके संदर्भ में मैंने पूरी चर्चा आपके साथ की है कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन जैसे विषयों का समावेशन करके नीति शास्त्र का निर्धारण एमपीपीसीएस द्वारा क्यों किया गया है, ये चर्चा मैंने आपको कर दी है। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की, कंटेंट की, विषय की, किन विषयों को निर्धारित एमपीपीसीएस ने किया है। अब हम आते हैं इकाई 5। पिछला मैंने आपको बताया था कि इकाई 5 है संपूर्ण से, सॉरी इकाई 1 है ये। पिछला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि संपूर्ण इकाई 5 है, यानी कि टोटल इकाई 5 है। 5 इकाई के तहत पूरे सिलेबस को समेटा गया है। ठीक है, तो चलिए इकाई 1 के तहत क्या विषय है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, इकाई 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ है दार्शनिक, विचारक और सामाजिक सुधारक, यानी कि जो फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं और जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ये जितने इससे संबंधित इस कैटेगरी से संबंधित जितने व्यक्ति हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। हम उनके दर्शन से, उनके विचार से और उनके सामाजिक सुधार के भाव से हम रूबरू होंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको सुकरात, प्लेटो, ये दोनों पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हैं। इसके संदर्भ में आपको पढ़ना है। सुकरात, प्लेटो, जिनका दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसी के साथ अरस्तु, एक और है अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों ही पाश्चात्य दार्शनिक है, पाश्चात्य विचारक हैं। इनके संदर्भ में आपको पढ़ना है, इनके दर्शन, इनके द्वारा सुझाए गए विचार, थॉट्स, परसेप्शन क्या था इनका, इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं, इनके द्वारा किए गए उन क्षेत्रों में, उन विषयों पर, इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद महावीर और बुद्ध, ये एक धार्मिक आंदोलन के प्रणेता थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रणेता, जिन्होंने भारतीय चिंतनधारा, भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण रूप से योगदान देने के लिए स्मरण किया जाता रहेगा। महावीर जैन, जिनका दर्शन, जिनकी शिक्षाएं, जिनकी मान्यताएं आज भी कई वर्ग के लोग अपना रहे हैं। जैन धर्म से उन्होंने इसे विकसित किया। उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध, जो अपने आप में ही इनकी जो दर्शन थे, इनकी जो दर्शन और विचारधारा की जो पराकाष्ठा थी, जिससे आज भी विश्व अभिभूत हुआ,
भारतीय भूमि पर कई राजा महाराजाओं ने, कई सम्राटों ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के, शिक्षा लेकर के जन कल्याणकारी भावनाओं के तहत कार्य किया। ठीक है, तो इन तमाम बातों को लेकर के हम समझेंगे, जानेंगे। ये तमाम जो लोग हैं, ये जो व्यक्तित्व हैं, ये अपने आप में ही एक दौर रहा है, इनका वक्त नहीं, दौर रहा है। और जब किसी का दौर रहता है तो सदियां उसे याद करती हैं, वो कयामत तक याद किए जाते हैं। ये कुछ ऐसे ही लोग हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, महात्मा बुद्ध, ये तमाम लोगों ने समाज को सही दशा, सही दिशा देने का काम किया। इनके दर्शन ने, इनकी विचारधारा ने हर मानव पटल पर, हर मस्तिष्क पर एक सकारात्मकता की छाप छोड़ी है। एक ऐसी छाप जिसे इंसान अपने आप को बेहतर बना सके, अपने आप को आदर्शात्मक बना सके। इसीलिए आज हम इनका अध्ययन करेंगे, इनका अध्ययन करते हैं, इन्हें समझते हैं, पाठ्यक्रमों में इन्हें समाहित किया गया है। क्योंकि जब हम सफलता को प्राप्त करते हैं, जैसे विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, जब विद्या से विनय और विनय से पात्रता जब आती है, तो वो पात्रता हमें धन देता है और धन से फिर सुख की प्राप्ति होती है। जब आप पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे, पूरा कंटेंट जब अच्छे से याद कर लेंगे, परीक्षा की पूरी तैयारी आप कर लेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे परीक्षा में अच्छे रूप से बैठने के लिए। आपको सफलता भी मिलेगी और उस सफलता से आपको वो मुकाम, वो पद हासिल होगा जहां पर आपको सुख मिलेगा। और वो सिर्फ सुख करने के लिए नहीं होगा, वहाँ आपको समाज की, विश्व कल्याण की सोचना है, समाज कल्याण का सोचना है, मानव कल्याण का सोचना है। और ये चीज़ें हर कोई नहीं सोच पाता है, सिर्फ सुख तक सीमित रह जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रमों में कुछ ऐसे तत्वों को निर्धारित किया जाने का एक मन हुआ, एक परिपाटी चली कि हम पाठ्यक्रम के जरिए लोगों को ये समझाने की चेष्टा करें कि उनके मूल कर्तव्य क्या हैं, आखिरकार उनकी मेन ड्यूटी, मुख्य ड्यूटी क्या है। क्या सिर्फ सफल हो जाना और सफलता के बाद सिर्फ सुख को प्राप्त करना? नहीं, सफलता आपको सुख की ओर तो ले ही जाती है, आपको आरामदायक जीवन तो देती ही है, लेकिन सफलता आती है कई जिम्मेदारियां और कई तमाम जवाबदेही के साथ। इसीलिए हम इनके जीवन से, इनके जीवन परिचय से रूबरू होते हैं, इनके जीवन से हम आदर्श पाते हैं और आदर्श पाकर के हम अपने लाइफ को मोल्ड करने की, अपने लाइफ को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से आचार्य शंकर हैं, चवार गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महर्षि अरविंदो घोष जिन्हें कहा जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तमाम भारतीय विचारक और सुधारक ऐसे हैं जिन्होंने समाज की सुधार की दिशा में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। ठीक है, जिसका स्मरण सदियां करेंगी। मैंने कहा ना, जिसका वक्त होता है उसे वक्त के गर्भ में जाना पड़ता है, लेकिन जिसका दौर होता है उसे सदियां याद रखती हैं। इसीलिए आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं, याद रख रहे हैं। तो चलिए फिर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इन सारे लोगों को आपको इस तरह से पढ़ना है जैसे आपका सिलेबस का डिमांड है। और आपका सिलेबस का डिमांड क्या है? आपके इनके दर्शन, इनके विचारों और समाज सुधार में किए गए योगदानों पर चर्चा करनी है। उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके पर्सनल लाइफ्स पे भी मैंने चर्चा की है वीडियोस में, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी। ठीक है, क्योंकि एक एक व्यक्ति पे रिसर्च हो रखा है, गहनता से अध्ययन लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सिलेबस की जो डिमांड है, जितनी ज़रूरत है उतनी वहाँ चर्चा आपको करनी है, जो आपको सफिशिएंटली उस चीज़ में बेहतर बना दे। चलिए फिर आगे देखते हैं। इकाई द्वितीय में देखते हैं क्या है। मनोवृत्ति दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड, इसके संदर्भ में पढ़ना है। विषय वस्तु क्या है, तत्व प्रकार, मनोवृत्ति परिवर्तन कैसे हो जाती है। यानी कि आप जानते हैं एटीट्यूड किसी का कैसा होता है, कैसे बनता है, किस तरह से बदल जाया करता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसकी प्रकृति प्रवृत्ति कैसी होती है, इन तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा वीडियो में कर दी गई है। उसके बाद प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह और भेदभाव, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता जैसी बातों पर भी चर्चा यहाँ पर होगी। उसके बाद अभिक्षमता या योग्यता यानी कि एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी, अभिक्षमता कुछ करने की, आपके पास
हर किसी में कुछ ना कुछ योग्यता, कैपेबिलिटी जरूर होती है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर बात है। अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत आवश्यकताएं, इसको लोक सेवा के संदर्भ में पढ़ना है। वहीं एटीट्यूड का भी जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको लोक सेवा के संदर्भ में ही उसका अध्ययन किया जाएगा। सत्यनिष्ठा यानी कि इंटेग्रिटी, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहिष्णुता एवं अशक्त वर्गों के प्रति सहानुभूति और करुणा, ये तमाम जो आप देख रहे हैं ना, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहिष्णुता एवं अशक्त वर्गों के प्रति सहानुभूति और करुणा, ये तमाम जो विषय हैं, ये जो सभी जितने पक्ष हैं, एक सशक्त लोक सेवक बनाने की दिशा में, एक सुदृढ़ और एक ईमानदार सत्यनिष्ठ लोक सेवक बनाने की दिशा में काम करने वाले हैं। इनका अध्ययन करना एक व्यक्ति के मानस पटल पर उस स्थिति को, उस गुण को, उस सद्गुण को स्थापित करने का काम करती है। इसीलिए इन विषयों को पढ़ना जरूरी है, इन विषयों को समाहित किया गया है। ठीक है। भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सीधे सीधे एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर प्रूव हो गया कि कुछ विषय आपको साइकोलॉजी से, कुछ विषय आपको फिलॉसफी से, कुछ विषय आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए उन तीनों विषयों का एमपीपीसीएस ने नीति शास्त्र विषय के तहत समावेश किया है। इसके आधार, प्रशासन और शासन में उसकी उपयोगिता, अनुप्रयोग यानी कि तमाम कंसेप्ट पर बात होगी, और व्यक्तिगत मतभेद यानी कि तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे देखते हैं। इकाई 3 में बात होगी मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा की, जिसमें लोक प्रशासन में शामिल नैतिक सद्गुण और मूल्यों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। नीति शास्त्र का विषय है और मूल्य की चर्चा ना हो ऐसा होगा नहीं। इसीलिए लोक प्रशासन यानी कि हम जब लोक सेवा के अंतर्गत नीति शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो तमाम अवधारणाएं लोक प्रशासन की, तमाम अवधारणाएं इस विषय की लोक प्रशासन से ही संबंधित होगी। ठीक है। तो लोक प्रशासन में निहित नैतिक सद्गुण और मूल्य की यहाँ पर चर्चा है। प्रशासन में नैतिक तत्व जैसे सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा। ठीक है। इन तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और फिर लोक सेवकों के लिए आचार संहिता, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह है, उस पर होगी बात। फिर शासन में उच्च मूल्यों का कार्यान्वयन, उच्च मूल्य यानी कि जो हाई वैल्यूज हैं वो कैसे उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, क्या संवैधानिक तौर पर कोई काम उस पर किया गया है, कानूनन तौर पर कोई काम किया गया है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा वीडियो के एक्सक्लूसिवली कंटेंट के आधार पर, कंटेंट के अनुसार की जाएगी, जो मांग होगी वीडियो की। यानी कि जब हम मानवीय आवश्यकताओं और अभिप्रेरणा का संबंधित वीडियो की जब हम उसका निर्माण कर रहे होंगे तो ये तमाम अवधारणाओं पर वहां पर एक्सक्लूसिवली और बेहतरीन और डीपर वे में वहां पर बात होगी। ठीक है। इकाई 4 बात करता है भ्रष्टाचार। ये लोक प्रशासन से जुड़े मुद्दे हैं। ठीक है। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भ्रष्टाचार, इसके प्रकार और कारण, इसके प्रभाव, कम करने के दृष्टिकोण, समाज की भूमिका, मीडिया, परिवार और विसल ब्लोअर। भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र की क्या घोषणा रही है, भ्रष्टाचार का मापन किस तरीके से किया जाए, और पारदर्शिता के लिए भारत में लोकापाल और लोकयुक्त से संबंधित और इसके विश्व स्तर पर कैसे शुरुआत हुई, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ये लोक प्रशासन के विषय हैं। ठीक है। जिसको हमको नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है। अंतिम इकाई है आपका थ्योरी से रिलेटेड, 5वां, वो जो केस स्टडी से रिलेटेड अंतिम इकाई है 5th। ये पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के आधार पर ही आपको केस स्टडी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देती हूँ कि यहाँ केस स्टडी से बेहतरीन रूप से डील करने के लिए आपको दिए गए पाठ्यक्रम के तमाम अवधारणाओं पर, तमाम कंसेप्ट्स पर अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है, उसको अच्छे से गौर करना है। ठीक है। यानी कि जब आप कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, सिलेबस के कंटेंट को जब आप अच्छे से गहनता से, अच्छी जानकारी के साथ उसको अगर हम पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएंगे, तो केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों को भी आप डील कर पाइएगा, उसके उत्तर को आप अच्छे से रख पाइएगा, लिख पाइएगा। ठीक है। उसका विन्यास आप बेहतरीन रूप से कर पाइएगा। सबसे पहले बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, तो आपको यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि केस स्टडी जो कि परिस्थिति पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ रियल लाइफ से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसका जो संबंध होता है, जो गहरा संबंध होता है, और वो जो गहरा संबंध स्थापित होगा वो आपके विषय वस्तु, आपके पाठ्यक्रम से होगा। इसीलिए पाठ्यक्रम को पढ़ना बहुत जरूरी है।
पाठ्यक्रम का अधूरा ज्ञान, कम ज्ञान या शून्य ज्ञान, केस स्टडी जैसे मामलों का बिल्कुल भी आपको उस पर आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। केस स्टडी के क्वेश्चंस आप डील ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और केस स्टडी और पाठ्यक्रम के अलावा केस स्टडी को डील करने के लिए आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जो डेली मंथली है, उसका भी आप निरंतर लगातार लयबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहें। उसके बाद आसपास के हो रही घटनाओं, जो समसामयिक घटनाएं हैं, उसको भी आप एकदम उससे आप सजग रहें उसके प्रति, उसको आप रेगुलरली देखें, जाने समझें। तो सर्वप्रथम आपको पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ना है और द्वितीय आपको समसामयिक घटनाओं पर भी पकड़ बनानी है। कम से कम ये 2 बातें तो आपको होनी ही चाहिए, आपके संज्ञान में ये आपको लाना पड़ेगा। ये 2 बातों को आपको अपने संज्ञान में लाना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पढूं, उसके उपरांत साइड में मैं जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट न्यूज़ हैं, उससे भी मैं रूबरू होता रहूं, उसकी भी जानकारी में रखूं। क्योंकि जब आप उत्तर लिखेंगे तो वो जो समसामयिक घटनाएं हैं, समसामयिक इवेंट्स हैं, वो आपके उत्तर में जब प्रयुक्त होंगे, उदाहरण के तौर पर, ठीक है, वहां पर स्टेटमेंट के तौर पर, तो वहां पर आपके उत्तर की गुणवत्ता में वो उछाल लाने का काम करेंगे। आपकी जो उत्तर की गुणवत्ता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसीलिए जो अध्ययन आपका रहेगा केस स्टडी को लेकर के, तो सर्वप्रथम पाठ्यक्रम पर पकड़ बनाना और दूसरा है समसामयिक मुद्दों से हमेशा जुड़े रहना, उसकी खबर रखना। उसके अलावा आप तीसरा अगर देखें तो जितने भी संवैधानिक नियम कानून है जो नए तौर पर अगर बने हैं या जो कुछ महत्वपूर्ण है पहले से ही है, जो बारंबार प्रयोग में आते हैं, उन पर भी आप अपनी समझ, पकड़ और उसको भी आप रिमेंबर, याद करने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपका उत्तर जो है वो अच्छा बन सके। क्योंकि केस स्टडी में सिर्फ आपको समस्याओं का ही निपटारा नहीं करना है, समस्याओं का आपको समाधान ही प्रस्तुत नहीं करना है, आपको समस्याओं का सुधार और उसका समापन ऐसे करना है, उसको ऐसे सुधार के तौर पे लाना है कि आपको वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वहां आपको पुष्टि करनी है। जैसे कि दहेज प्रथा से संबंधित मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कोई केस आपको दिया गया है दहेज प्रथा से संबंधित, एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको पता होना चाहिए कि दहेज प्रथा से संबंधित कोई संवैधानिक क्या नीति नियम है, कानूनन क्या नीति नियम है, क्या कोई ऐसा बनाया गया है, कोई एक्ट है, कोई कानून है। तो इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी प्रकार से ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आपको कानूनन समझ, संवैधानिक समझ भी होना चाहिए। तो आपको कुछ हद तक कानूनी व संवैधानिक समझ भी होनी चाहिए केस स्टडी को अगर आप डील कर रहे होंगे तो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का डंका आजकल बहुत देश में बजता है, तो अगर मान लीजिए कुछ उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता तो होना चाहिए कि संवैधानिक आधारशिला क्या है इस बात की, संवैधानिक इसका क्या मुद्दा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम ये 3 बातों का आप ध्यान अवश्य रखें जब आप केस स्टडी को ध्यान में, जब केस स्टडी का जब आप डील कर रहे होते हैं, केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों को जब आप डील कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा पूरा पाठ्यक्रम जीएस पेपर 4 का सिलेबस, और ये आपका न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस है, और इसी न्यू सिलेबस पर मैं यानी काजल पूरा वीडियो व्याख्यात्मक तौर पर बनाने वाली हूँ, पूरा वीडियो विश्लेषणात्मक तौर पर बनेगा और यह आपको बहुत ही कम प्राइस पर, मिनिमल प्राइस पर उपलब्ध होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं अंतिम तौर पर कि पूर्वांचल आईएएस जो कि सस्टेनेबल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट होने के कारण आपको कम फीस में, मिनिमल फीस में बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के लिए प्रतिबद्ध है। जो वो वादा जो वो कर रहा है, जो सोच के साथ उसने जो अपने आप को स्थापित किया है, रवि अग्रणी ने जो पूर्वांचल आईएएस को जिस सोच और समझ और जिस समस्याओं के तहत संज्ञान में ला करके जिसको स्थापित किया है, उसको हम भरपूर रूप से उसके साथ जस्टिस करेंगे। आपको मिनिमल फीस यानी कि मात्र
9999 यानी 9,999 प्लस जीएसटी के इस पूरे पैकेज के साथ आपको वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, आप अन्य जानकारी के लिए दिए गए इन नंबरों को कांटेक्ट कर लीजिए। आपको जो भी आपको इस विषय से, इस कोर्स के विषय से, क्लासेस के विषय में अगर आपको जानना है, ऑनलाइन क्लासेस के विषय में आपको जानना है, जानकारी हासिल हो जाएगी। 1 जून से हम आपको इस तमाम विषयों को लेकर के जो वीडियोस हैं उसको हम आपके समक्ष पेश करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा चर्चा किए गए इस व्याख्यान में जो विषय हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। एमपीपीसीएस के पाठ्यक्रम और एमपीपीसीएस के जीएस पेपर 4 जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको बेहतरीन और स्वच्छ तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझा पाने में मैं कारगर रही होंगी, आशा करती हूँ। कोई भी प्रकार का संशय हो आप कांटेक्ट करके आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने अध्ययन में संलग्न रहें। धन्यवाद।